हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये क्या है? जब शिशु सबसे पहले भाषा को बोलना सीखता है तो वह केवल ध्वनियों का ही उच्चारण करता है। धीरे धीरे उसे भाषा के विस्तार का ज्ञान होता है। भाषा के विस्तार को 4 कौशलों सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने में विभाजित किया गया है। इनमें से पहले 2 कौशल मौखिक हैं और शेष 2 लिखित हैं। उच्चरित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए हमें लेखन या लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। भाषा परिभाषा क्या है इसकी? भाषा की उच्चरित ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी स्वीकृति ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे का, ई, य, र, ए आदि। वर्णमाला की परिभाषा क्या है? किसी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को उसकी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला स्वर क्या क्या है? हमारे स्वर हैं 11। वो हैं आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारे स्वर हो गए। अनुस्वर क्या है? अंग, विसर्ग लगा है। ठीक है। व्यंजन क्या है? का वर्ग के क, ख, घ, ङ, चा वर्ग के च, छ, ज, झ, ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, ता वर्ग के त, थ, द, न, और पा वर्ग के प, फ, ब, भ, म। और अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन है श, स, श, ह। तो ये हो गए इनके टाइप। आगत ओ, क, ख, ग, झ, फ। तो ये आगत हो गए संयुक्त व्यंजन। श्रेय, त्रय, ज्ञ, श्रेय, ये हो जाएंगे इनके संयुक्त व्यंजन। हिंदी के वर्णों की संख्या। हिंदी में 11 स्वर, 35 व्यंजन, अंग, अनुस्वर, अह, विसर्ग मिलकर 48 वर्ण हैं। विशेष क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, क्योंकि ये चारों संयुक्त व्यंजन है, अर्थात इन सब में 2 वर्ण मिले हुए हैं। जैसे श्रेय का क, श, त्रय का त, र, ज्ञ का ज, झ, श्रेय का स, र। आघात ध्वनियों को भी हिंदी के वर्णों में नहीं गिना जाता। ठीक है। स्वर क्या है? परिभाषा जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। कुछ लोग अ को भी स्वरों में गिनने की सिफारिश करते हैं। यदि से भी स्वरों में जोड़ लिया जाए तो हिंदी में स्वरों की संख्या 12 हो जाती है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। सभी स्वरों के उच्चारण में एक जैसा समय नहीं लगता। किसी के उच्चारण में कम समय लगता है तो किसी के उच्चारण में अधिक। इस आधार पर स्वरों के 2 मुख्य भेद हैं। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये 4 हैं, आ, ई, उ तथा ऋ। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये दीर्घ स्वर हो गए। विशेष उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का एक अन्य भेद भी माना जाता है, जिसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। यहाँ ओ प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर के आगे उ का अंक लिखने की परंपरा है, किंतु प्लुत स्वर का प्रयोग लगभग लुप्त हो गया है। अब पढ़ते हैं व्यंजन। परिभाषा जिन ध्वनि का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 है। इनमें ढ और ढ भी शामिल हैं। व्यंजनों के भेद ये 3 वर्ग में बनाए गए हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। क से म तक 25 व्यंजनों स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि जब इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो वायु मुख के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। अंतस्थ व्यंजन हिंदी में केवल 4 व्यंजन ही अंतस्थ व्यंजन हैं: य, र, ल, व। इन चारों व्यंजनों में मुख से निकलने वाली वायु की रुकावट अन्य व्यंजनों की तुलना में कम होती है। ये चारों व्यंजन ऊष्म और स्पर्श व्यंजनों के बीच में स्थित हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। हिंदी में 4 व्यंजन ऊष्म हैं: श, स और ह। जब इन व्यंजनों को उच्चारण किया जाता है तो मुख से निकलने वाली वायु कुछ गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। अन्य वर्ण तथा उनका उच्चारण। अंग
अंग का अनुस्वर कहा जाता है। व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वर होता है। जैसे ढ, ण, ढ, न, म। अंग के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। जैसे बंदर, कंधा, संतरा, डंडा आदि। विशेष क्या है इसमें, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुख दोनों से निकलती है वहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे चांदनी, हंस, आंगन, दांत, पांचवा आदि। तो ये हो गया। सेकंड है इसका अंग अह। अह का विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण हल्के हा की तरह एक छोटे से झटके के साथ किया जाता है। जैसे फलतः, परितः, पुनः। थर्ड है आगत ध्वनियाँ। और इस ध्वनि का प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों में किया जाता है। इसका उच्चारण आ, ओ और औ के बीच का है। जैसे कॉल, बॉल, डॉल, कॉफ़ी। क, ख, घ और फ ये सभी ध्वनियाँ उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों में भी प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे खत, खत को क्या कहते हैं, पत्र। ध्यान रखने योग्य कुछ अन्य बातें। पहला है ढ और ढा, ये दोनों ध्वनियाँ संस्कृत में नहीं थीं। ये दोनों हिंदी में ही विकसित हो गई हैं। ये दोनों कभी शब्द के प्रारंभ में नहीं आती, या तो शब्द के बीच में आती हैं या फिर शब्द के अंत में। जैसे लड़ाई, सड़ना, पढ़ाई, बढ़ाई, बढ़ई। शब्द के अंत में अकड़, झगड़, पड़, सीढ़ी। जैसे क, अ, म, अ। ठीक है, ये तो हो गए हल चिन्ह। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाना हो तो उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हलंत भी कहते हैं। थर्ड हैगा अन्य संयुक्त वर्ण। हिंदी में छ, त्र, ज्ञ और श्र ये 4 परंपरागत संयुक्त वर्ण हैं। इन चारों के अलावा भी संयुक्त वर्णों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे क प्लस त, कत, भक्त, आशक्त। ह प्लस हन, चिन्ह, अपहरण। ढ प्लस ण, बुढ़ा, गड्ढा। ह प्लस म, हम, ब्रह्म, ब्रह्मा। द प्लस व, द्वार, विद्वान। द प्लस धा, दध, शुद्ध और बुद्ध। ट प्लस ढ, गट्ठर, मट्ठा। द प्लस य, दय, विद्या, विद्युत। फोर्थ हैगा द्वित्व व्यंजन। जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन नहीं कहलाते अपितु द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ट प्लस ट, टट, पट्टी, भुट्टा। ढ प्लस ढ, तो ये हो जाएगा हड्डी, गुड्डा। क प्लस क, यानी कि अगर नीचे हलंत लग गया का के तो वो आधा का कहलाया जाए। जैसे चक्की, पक्की। ब प्लस प, गुब्बारा, अब्बा। त प्लस ता, पत्ता, सत्ता। द प्लस दा, गद्दा, भद्दा। च प्लस चा, कच्चा, सच्चाई। न प्लस ना, अन्न, पन्ना। फिफ्थ हैगा रा के विभिन्न रूप। जब रा स्वर रहित किसी व्यंजन से पहले आता है तो वह उस व्यंजन के शीर्ष पर रूप में आता है। जैसे ध प्लस र प्लस मा, धर्म। क प्लस र प्लस मा, कर्म आदि। जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो वह उसी प्रकार उसी व्यंजन के नीचे डैश रूप का धारण कर लेता है। जैसे क प्लस र प्लस क्रम। प प्लस र प्लस मा प्लस ण, प्रमाण। जब र स्वर रहित ट, ढ, ढ के बाद आता है तो इन्हीं के नीचे एक कॉलम रूप में लग जाता है। जैसे ट प्लस र प्लस क, ट्रक। ढ प्लस र प्लस मा, ड्रम। तो ये हो जाएंगे। ठीक है, अब स्वरों की मात्राएं देखते हैं। आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्रा चिन्ह हैं जो व्यंजनों में जोड़ जाते हैं। जैसे स्वर के ये स्वर है हमारे आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ओ, औ। ठीक है, तो ये इनकी मात्राएं दी हुई हैं और ये इनके उदाहरण हैं बच्चों। कर, तारा, तिल, तीर, सुना, सूना, मृग, केला, पैसा, मोर, पौधा। ठीक है, रा पर ऊ तथा ऊ की मात्रा उसके नीचे नहीं बल्कि सामने लगती है। जैसे रा पे अगर ऊ की मात्रा लगानी तो क्या लिखेंगे, रुपया, रूठना। ठीक है, तो ये इनकी मात्रा हो जाएगी। छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है, बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है। वर्ण विच्छेद अब देखते हैं। हिंदी भाषा के समुचित ज्ञान के लिए वर्ण विच्छेद को समझना नितांत आवश्यक होता है। वर्ण विच्छेद के ज्ञान में वर्तनी की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उच्चारण तथा वर्ण संयोग को समझने में भी सहायता मिलती है। इतना ही नहीं, वर्ण विच्छेद का ज्ञान हिंदी शब्दकोश देखने में भी सहायक होता है। अब यह अनार ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, वर्ण विच्छेद अनार को कैसे तोड़ के लिखेंगे, आ प्लस ना प्लस आ प्लस र प्लस आ, तो ये हो जाएगा अनार।
ठीक है। अनार, अनार मतलब आ लास्ट में आया तो इस पर आ भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये उष्ण, ऋषि, ऐनक, औरत, प्रोण, वरुण, आसन, ईश्वर, ऊन, एकड़, और, नेता, प्यास, इनका हमने मतलब विस्तार रूप में इनको लिखा है खोल कर, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा वर्ण के बारे में। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार और अच्छे से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एंड बाय।